भोजपुरी में एक प्रसिद्ध डायलॉग है। लोग कहते हैं क्या जज बन बका, जज हवा। आज हमारे साथ जो व्यक्ति हैं मौजूद हैं दीपक सिंह हैं, जो पिछले कई दिनों से लगातार संघर्षों की एक नई गाथा रचे हैं और बक्सर जिला के रहने वाले हैं। दीपक सर, पहले तो स्वागत और अभिनंदन है कि आपने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम लोग डायलॉग सुनते थे, फर्स्ट टाइम किसी जज के इंटरव्यू में ले रहा हूँ सर, और मुझे नहीं लग रहा है कि मैं कौन सा क्वेश्चन करूं, क्योंकि जज एक ऐसा पोस्ट होता है सर कि वहां पर जाने के बाद सारे सीमाएं बंद हो जाती हैं। तो सर, आपने तैयारी कहाँ से किया था? पहला क्वेश्चन है कि सर आपने तैयारी कहाँ से किया था, तैयारी कैसे किए थे? जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं मूल रूप से रहने वाला अभी यहाँ शिक्षा दीक्षा सारा मेरे बक्सर से ही है। तो तैयारी मैंने घर से ही की थी, घर से ही की थी। लेकिन इसमें कुछ और माध्यम थे। इस कोरोना काल में बहुत सारे टीचर लोग ऐसे थे जो ऑनलाइन क्लासेस देते थे। तो पटना में रहने वाले हैं श्री किशोर प्रसाद जी, वो ऑनलाइन लॉ की क्लासेस लेते हैं। उनके ही माध्यम से हमने घर पे बैठ के तैयारी की थी। ऑनलाइन क्लासेस कर लिए हमने, नोट्स हमें प्रोवाइड हो गए। इसके बाद जो भी मेहनत था आपको वो करना है। सर, कहाँ से आपने तैयारी करना शुरू किया? आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है? सर, आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा जज, वकील या फिर कोई और व्यक्ति था जो आपको गाइडलाइन दिया हो कि आप इस दिशा में जाइए? ऐसा कोई व्यक्ति सर? मेरे पूरे परिवार में ना ही कोई वकील है, ना ही कोई जज है। लेकिन मेरे फादर पुलिस ऑफिसर थे, पुलिस डिपार्टमेंट में थे। तो मुझे आज भी याद है कि मेरे फादर ने कभी मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। एक रात्रि के 3 बजे वो आए थे घर पर, और मेरी माँ ने बोला कि दीपक पापा आए हैं, थोड़ा पैर दबा दो। तो मैं उनकी पैर मालिश कर रहा था रात्रि में 3 बजे। तो मुझे याद है कि मेरे पापा ने बोला कि देखो, मैं यहाँ पे थाना इंचार्ज हूँ और मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोग सुबह से आए हुए हो, इसके बावजूद भी मैं तुमसे मिल नहीं पाया चाह कर भी। लेकिन मैं तुमसे मिलना बहुत ज़्यादा चाहता था, क्योंकि हम लोग पटना रहते थे। पटना में कुछ समय पढ़ाई कर रहे थे हम लोग। तो फादर का कहना था कि यार तुम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, तुम लोग पढ़ाई करो, वकील बनो, जज बनो। तो माइंड में इस जज बनने का जो सपना था, मेरे फादर ने क्रिएट किया। फादर ने क्रिएट किया। तो वहाँ से वो ड्रीम उठा, मेरे माइंड में आया कि मुझे जज बनना है। फिर हमने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से LLB करी। फिर मेरी पत्नी भी वहीं से है, मेरी पत्नी आंचल, वो भी बनारस में पढ़ी हुई है। तो हम दोनों लोग एक साथ मिलकर घर से प्रैक्टिस भी करते थे बक्सर न्यायालय में, बक्सर व्यवहार न्यायालय में, और पटना हाई कोर्ट में भी जब मैटर आता तो देखते थे। इसी बीच कोरोना काल आया, कोविड आया। कोविड में ऐसा लॉकडाउन लगा कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते थे। सारे लोग वरीड थे अपने लाइफ को बचाने के लिए कि कैसे लाइफ को बचाया जाए, लेकिन मैं वरीड था अपने लिवलीहुड को बचाने के लिए। क्योंकि एक लॉयर्स के लिए बहुत कठिन पल होता है जब अगर उसको कोर्ट में ना जाने के लिए मिले, आप क्लाइंट से नहीं मिल सकते हैं तो पैसे मिलेंगे नहीं आपको। तो इसी समय 2020 में बिहार न्यायिक सेवा का एक परीक्षा 31 बिहार जुडिशरी का एडवर्टीज़मेंट रिलीज़ हुआ। मैंने देखा और मैं और मेरी वाइफ ने दोनों चर्चा की, और हम दोनों लोगों ने भर दिया, फॉर्म फॉर्म को भरा। और फॉर्चुनेटली मेरी बहुत ज़्यादा, हम दोनों लोग एक साथ मिलकर बहुत ज़्यादा, और सच मानिए तो मेरी वाइफ ने बहुत कोऑपरेट किया। फ्रॉम डे वन आई रिमेंबर दैट ही यूज्ड टू रिमाइंड मी दैट यू हैव टू बी अ जज, एंड इट इज़ अ ड्रीम ऑफ योर फादर। समटाइम्स कभी कभी होता था कि मैं कभी अपने चीज़ों से भटक जाता था, तो मुझे रिमाइंड करती थी, फिर से रिकॉल करती थी, और फिर से मुझे अपने जगह पर लाती थी। ना, यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल कि जज बनना है। यानी ऐसा भी लगता था कि जब पिताजी रिमाइंड किए थे कि आपको जज बनिए, वकील बनिए, और जब इनका साथ मिला तो ऐसा लगा ना कि चलिए दूसरी टीचर हमारे साथ मिल गई, अब हमको प्रेरित कर रही है, दबाव बना रही है कि आप अपने पिताजी के वादों को भूल रहे हैं। ऐसा तो नहीं था? नहीं, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से दूसरी मार्गदर्शन करने वाली मेरी वाइफ थी। क्योंकि मेरे पिताजी 2014 में हार्ट अटैक से गुजर गए। तो इसके बाद पिता का छत्र छाया नहीं था, तो एक गाइडेंस की कमी थी कहीं ना कहीं। मन में भटकाव बहुत आता है, परिवार चलाने का बोझ होता है आपके कंधों पे। तो मेरी वाइफ ने बहुत साथ दिया उस संघर्ष के दिनों में, जहाँ पे
अगर आप आज बोलते हैं, जैसे आप आए तो बोले कि जज साहब आप हो गए हैं, या मेरे आगे जो भी आप नाम लगा रहे हैं, उससे पहले तो मैं तो एक सिंपल दीपक ही हूँ, मेरा नाम तो दीपक ही है। तो मैं सिंपल एक लड़का दीपक ही था, लेकिन उस वाइफ ने, उस लड़की ने मुझे इतना कोऑपरेट किया कि यू हैव टू बी अ जज, एनी हाउ यू हैव टू बी अ जज। एंड डेफिनेटली गॉड ने सुनी हमारी, और हम लोगों ने जो भी हम कर सकते थे, जो भी मेहनत कर सकते थे, आप जैसा देख रहे हैं, तो हम लोगों ने किया और मैं सफल हो गया। महत्वपूर्ण योगदान उनका भी है। कहा जाता है कि एक नारी दुनिया को बदल देती है, संसार को बदल देती है। अभी तक इतिहास गवाह है कि एक नारी सफलता की कुंजी होती है, और वो चीज़ें आपकी नारी मिल गई है, आपकी पत्नी जी इसके भरपूर सहयोग की है। सर, एक जेन्युइन से सवाल है, लोगों का सवाल होता है कि न्यायालय के दरवाजे पर जाने के बाद बड़ी उम्मीद होती है, आखिरी उम्मीद होती है कि मुझे न्याय मिलेगा, और कहीं कहीं लोगों को लगता है कि मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या सर, सच्चाई है क्या? देखिए, न्यायपालिका का काम है न्याय करना, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब तक से आप न्याय के लिए न्याय की गुहार नहीं लगाएंगे, तो सरकार कैसे जानेगी कि आपको न्याय चाहिए? सरकार या न्यायपालिका कैसे जानेगी कि आपको न्याय चाहिए या पीड़ित है? तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होना चाहिए जो न्यायालय के समक्ष एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, तो आपको न्याय मिलेगी। पहला कड़ी यही है कि न्यायालय के नॉलेज में होना चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हम भले ही चर्चा करते हैं टीवी पे, या डिबेट करते हैं, या फेसबुक पे, या व्हाट्सएप पे, लेकिन बहुत कम लोग आपको एज ए एक्टिविस्ट मिलेंगे जो PIL फाइल करें, जो न्यायालय के पास जाएं और इसे अप्रोच करें। ठीक है, तो आप जब न्यायालय के पास जाएंगे तो न्याय आपको मिलना डेफिनेटली तय है। ऐसा नहीं लगता है कि सर न्याय मिलने में भी काफ़ी देरों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी दिनों का सामना करना पड़ता है? देखिए, ये जो सवाल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा सवाल है, और मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। रीज़न है कि आप भी जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है। 150 करोड़ के आसपास हमारी देश की जनसंख्या है। अगर आप औसत देखिएगा न्यायाधीशों की संख्या तो बहुत ही कम है। तो मैं किसी पे प्रश्न नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, न्यायपालिका इस पर काम कर रही है, और डेफिनेटली जजों की संख्या बढ़ भी रही है। तो जब जज बढ़ेंगे, न्यायालय बढ़ेगी, तो फास्ट काम होगा, काम भी फास्ट होगा। जैसा कि पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि हमारे चीफ जस्टिस ने इस पर एक्नॉलेजमेंट भी किया था और बताया भी था कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार उस दिशा में काम कर रही है। सर, एक सवाल लोगों की सवाल है। जब मैं जैसे ही आप जज का आपका रिजल्ट आया तो लोगों ने मेरे पास मैसेज किए कि आपके गृह जिला के रहने वाले हैं दीपक सर, जज बने हैं। तो सर, एक सवाल मेरे तरफ से उन लोग से जज साहब से कीजिएगा कि सर, जिस तरह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपने निर्दोष साबित करने में कई बरस लग जाते हैं, और कोई घटना के समूह में वो नहीं हो व्यक्ति और समूह का हिस्सा बन गए हैं, उनको कैसे सर जजमेंट दिला के उनको दिलासा दिया जा सकता है कि आप नहीं हैं और आप विधायक हैं? देखिए, ये फिर से आपका जो अगला सवाल है ये बहुत ही टफ सवाल है। आप खुद सोचिए कि आप एक ऐसे प्रश्न से का जवाब मेरे से चाह रहे हैं कि आप कोई भी निर्दोष व्यक्ति है या किसी समूह में हिस्सा हो गया और उसे फंसा दिया गया तो कैसे हो गया। तो एक बात आप समझ जाइए, कभी भी झूठ, एक छोटी सी बात का, मेरे एक बहुत फेमस सर थे, उस कोटेशन से मैं क्लियर कर दूंगा आपके जवाब को। सत्य और झूठ में बस एक ही अंतर होता है, मालूम है क्या? सत्य को याद नहीं रखना पड़ता और झूठ को याद रखना पड़ता है। अगर मैं आपसे एक बार आज बोल दूं कि मैंने ये किया है तो मैं बार बार ये रिमाइंड करूंगा कि जब भी मिलेंगे आप तो मैंने आपसे ये बोला था। लेकिन अगर मेरा नाम जो भी सत्य है, अगर मैं सत्य बोल रहा हूँ तो मुझे रिकॉल करने की आवश्यकता नहीं है। आप आज से 10 साल बाद भी पूछेंगे तो मैं आपको वही बात बताऊँगा। तो अगर कहा जाता है कि आप न्यायालय में जाते हैं तो सत्य की जीत डेफिनेटली होती है, झूठ उसको परास्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज हमारे पास समय लग जाए, चाहे समय लगे। इसीलिए तो हमारी जुडिशरी है, लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। समय लगेगा लेकिन न्याय मिलेगा। सर, किस विभाग के, जैसे विभाग होता है ना, जज साहब लोग अलग अलग विभाग होता है, तो आपको कौन सा विभाग मिला है?
देखिए, जज साहब लोगों को कोई विभाग नहीं होता, जज साहब लोग जज ही होते हैं। आप जैसे जो अभी मैंने 31 बिहार जुडिशरी के माध्यम से एज सिविल जज, सिविल है सिविल जज ज्वाइन करेंगे हम लोग, जी। करेंगे तो। ये दीपक सर थे जो जज साहब हैं। जज साहब मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि मुझे काफ़ी अंदर से गर्व फील हो रहा है कि मैं दीपक सर के साथ बैठा हूँ, मैं एक जज के साथ बैठा हूँ और इंटरव्यू ले रहा हूँ। मुझे सर एक छोटी सी क्लिप मिली है, कोई जानकारी मिला है कि आप में आपका पुत्र का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्या ये सच्चाई है? हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। कितना बरस का वो आपके पुत्र हुआ? मेरे पुत्र अभी 8 साल 8.5 साल के हुए। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि मुख्य परीक्षा निकलने के उपरांत इंटरव्यू में विलम्ब हो रही थी। तो विलम्ब हो रहा था, तो मैं इंटरव्यू के जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो मैं उसको तैयार कर चुका था। तो जब भी मेरे पुत्र अक्षांश को समय मिलता था तो वो मुझसे बैठ जाता था, बोलता था पापा यू हैव टू रिप्लाई द आंसर एंड आई आस्क द क्वेश्चन, और वो मुझसे क्वेश्चन पूछता था। आपको बार बार उत्तर से करते हुए भी? अगर मैं आपको रिमाइंड करूँ 1 सेकंड, तो यही बुक है, 1 सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये बुक भी निकाली, ये देख सकते हैं कि एक लाइब्रेरी है। जैसे अभी आप देखेंगे ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय, दीपक कुमार सिंह, दीपक कुमार सिंह। इंटरव्यू, ये एक सब्जेक्ट हो गया। जैसे जी। फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ एविडेंस हुआ, जी तो ये प्रश्न हो गए, ठीक है। जी जो भी प्रश्न देख रहे होंगे आप, क्वेश्चंस हो गए, लिखा हमने, क्वेश्चन लिखा है, आंसर लिखा है। हाँ। और ये क्या करते थे कि ये सवाल पूछते थे और मुझे आंसर देना होता था, जवाब देना होता था। और जहाँ गलती करता था, पापा आप गलत बोल रहे हैं, हाँ। यू हैव टू रिकॉल, यू हैव टू रिमेंबर, फिर से याद करिए, फिर से एक बार पढ़िए। और बिलीव मानिए, पिछले 6 महीने में इंटरव्यू की अगर बात करूँ तो इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। और मैं कभी कुछ सोचता था कि ये इतना छोटा है, मुझे कभी वही बोलता है कि आप गलत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा होता था। लेकिन फिर सोचता था कि ये मुझे रिमाइंड कर रहा है और ये मेरे लिए बहुत बेटर है। क्योंकि आप सोचते मैं किसके पास जाऊँगा, मैं किससे पूछूँगा मैं। तो ही इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। सच है। सर एक क्वेश्चन और आपसे रखता हूँ कि सर जिस तरह से लोग कहते हैं कि कैसे आप तैयारी किए हैं, लोग इच्छा रहता है कि आपके पिताजी ये नहीं बोले कि आप डीएम बन जाइए, एसपी बन जाइए, चाहे कलेक्टर बन जाइए, जो भी चीज़ है वो नहीं बोले, आपके पिताजी बोले कि जज बन जाइए। क्या कहीं ना कहीं पिताजी को ऐसा लगा था कि एक जज ही ऐसा पोस्ट है जिसे लोगों की बड़ी उम्मीद होती है? देखिए, इस प्रश्न का जवाब मैं अगर दूं तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग पाएगा। आपको मैं एक बात बता रहा हूं, लेकिन ये ट्रू है। आपने प्रश्न पूछा है तो ये बहुत मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैंने आपको जस्ट कुछ देर पहले बताया कि रात्रि के 3 बजे मेरे पिताजी आए हुए थे ड्यूटी करके जी। और हम लोग मॉर्निंग में ही गए हुए थे। मैं और मेरे बड़े भाई हम लोग गए हुए थे जहाँ पे वो पोस्टेड थे मेरे पापा। तो पिताजी ने कहा कि मैं सुबह से आप लोग आए हो, मैं मिल नहीं पा रहा हूँ और मैं बहुत ही ग्रेट डिज़ायर थी आप लोगों से मिलने की। तो कल आप मैं चूँकि हम लोग बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे पटना में, मेरे बड़े भाई भी सब इंस्पेक्टर हुए, तो वो भी तैयारी कर रहे थे मेरे साथ, उनके साथ मैं भी तैयारी कर रहा था। तो मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि कल जाकर आप डीएसपी एसपी बनिएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं रात्रि के 3 बजे तक कार्य करता हूँ तो जो इस ज़िले के कप्तान साहब होते हैं, एसपी साहब होते हैं, वो भी 4 बजे सुबह तक काम करते हैं। वो पूछते रहते हैं कहाँ हो, कभी क्या कर रहे हो, क्राइम क्या हो रहा है। इट मीन्स कि मेरे से ज़्यादा काम वो लोग कर रहे हैं और इसमें कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बड़े बड़े वकील अपने समय के मालिक होते हैं, बड़े बड़े जज वो लोग टाइम के पंक्चुअल होते हैं, उनकी एक लिमिटेड टाइम होती है। और वो बात मैं भी जब आपको बता रहा हूँ, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छे वकील बनो या अच्छे जज बनो। तो वो बात मेरे दिमाग में घर कर गई और मुझे उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे बनना है। उसी दिन मैंने डिसाइड किया। इट वाज कह सकते हैं मेरे माइंड में उसी दिन उसी क्षण वो बात सुबह के 3 बजे के कहा जाता है, ब्रह्म बेला बोला जाता है हम लोगों में ब्रह्मकाल। तो ब्रह्मकाल में पिताजी को बोला हुआ बात कि तुम्हें जज बनना चाहिए, और वो बात मेरे माइंड में आई और मैं फिर से पटना आया। फिर से मैंने एंट्रेंस दिया, बीएचयू का एंट्रेंस निकला, फिर पास आउट किया। इस कोविड काल में मुझे बहुत अच्छे मार्गदर्शन करने वाले पटना में बहुत अच्छे, देखिए ये एक लंबी प्रक्रिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम बीपीएससी के न्यायिक सेवा के एग्ज़ाम आपको 3 चरण में होती है।
प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा बहुत ही सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और बिना किसी मेंटरशिप के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत बड़ी इंटेलिजेंट हो, आप पढ़ लें, आप खुद से पढ़ लें, आप कितना भी खुद से पढ़िएगा, लेकिन आपको मार्गदर्शन चाहिए और मार्गदर्शन बहुत अच्छा चाहिए। मैं भगवान को धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस कोविड काल में बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक मिले। पटना के बहुत ही अच्छे विद्वान, प्रख्यात लेखक, राइटर्स, स्कॉलर और बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं हमारे किशोर प्रसाद जी। मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ कि मुझे याद है कि जब मैंने उनको कॉल किया था तो उन्होंने कहा था कि दीपक जी अभी हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा था कि हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन इस कोविड काल में मैंने निर्णय लिया है कि ऑनलाइन क्लासेस चालू करने वाला हूँ। तो थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस चालू की और घर बैठे ही मोबाइल से हमने वो पढ़ाई की और शाम में क्लासेस होती हैं। तो सब कुछ लिखा था, अच्छे अच्छे लोग मिले, भाग्य मिला, पत्नी और बच्चों का साथ मिला, परिवार का सहयोग मिला, मित्रजन, शुभचिंतकों का आशीर्वाद मिला और जिला का नाम रोशन हो गया। जी बिल्कुल, जिला के नाम रोशन हो गई। आपने देख रहे थे जिस व्यक्ति का एक लंबी संघर्ष कहानी है और कहीं ना कहीं पूरा परिवार और कई मित्रों का, कई ऐसे लोगों का सहयोग रहा है कि आज बक्सर जिला अपने आप में गर्वान्वित महसूस कर रहा है क्योंकि जज बेटा दिया है। एक ऐसे जज जिनकी काफ़ी उम्मीद है, लोग जानेंगे और जिस दिन पहला जजमेंट आएगा उस दिन वो पूरा बक्सर अपने आप में काफ़ी गौरवान्वित महसूस करेगा। फिर से एक बार धन्यवाद और नमस्कार सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।